Question number one is a 25-year-old person with a swelling in right inguinoscrotal region. The provisional diagnosis is right inguinal hernia. A. Describe the surgical anatomy of inguinal canal. B. Describe three differences between direct and indirect inguinal hernia to confirm the diagnosis. तो मैं सच आपकी तरफ से कुछ बताने वाला नहीं है. मैं आपको एनाटमी जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ. आपने इसकी बाउंड्रीज बतानी है बेसिकली. मिलके चलो देख लेते हैं इसका इंफीरियर बाउंड्री क्या चीज बना रही होती है इंग्वाइनल कैनाल की. जल्दी जल्दी अब बताना है क्योंकि थोड़े से लंबे पेपर हैं. इंफीरियर बाउंड्री ऑफ इंग्वाइनल कैनाल. इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियरली क्या होता है? बहुत ही स्लो है या मुझे मैसेज नहीं आ रहे यहाँ पर. ओके, चलो मैं बता देता हूँ. इंग्वाइनल लिगामेंट है इंफीरियरली. ठीक है. एंटीरियरली जो है वो आपके पास एंटीरियर बाउंड्री जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है और कंजॉइंट टेंडन है लैटरली थोड़ा सा. पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय फेशियल ट्रांसवर्सैलिस और कंजॉइंट टेंडन वहां पर भी है. इसके अलावा कौन सी रहेगी? इंफीरियर वाली हमने देख ली इंग्वाइनल लिगामेंट है एंड सुपीरियरली कंजॉइंट मसल है. ठीक है. तो ये आपके पास बाउंड्रीज बन रही हैं. अब उसने डिफरेंसेस पूछे. मैं थ्री डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. तो कोई बता सकता है डिफरेंस किस किस चीज में होता है? अगर हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स की बात करें तो क्या बात हो सकती है? मीडियल कौन सा पास कर रहा होता है उसे लैटरल कौन सा पास कर रहा होता है? ठीक है. जो आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो लेटरल पास कर रहा होता है. जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो मीडियल पास कर रहा होता है. एज की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट वाला यंग एंड चिल्ड्रन में कॉमन होता है. जो आपका डायरेक्ट होता है वो ओल्ड एज में कॉमन होता है. और स्क्रोटम में जो है वो कौन सा पास कर सकता है? जो इनडायरेक्ट होगा वो पास कर सकता है. जो डायरेक्ट है वो नहीं पास कर सकता. तीन तो हो गए हैं वैसे. और भी याद रख लो कि थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल जो जा रहा होता है दोनों रिंग से पास करता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल और स्क्रोटम में जा सकता है. इसलिए जो है वो इनडायरेक्ट होता है. जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल से बल्ज कर रहा होता है हेज़लबैक ट्रायंगल के अंदर से वो आपके पास इनडायरेक्ट होता है. हेज़लबैक ट्रायंगल क्या होती है? व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ हेज़लबैक ट्रायंगल? ओके. मीडियली जो है वो लीनियर सेमिलरिस. क्या होता है लीनियर सेमिलरिस? जो बॉर्डर ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस होता है वो. ठीक है. इनफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं. और
नीचे जो है वो इंफीरियरली जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये आपकी ट्रायंगल बनेगी, इसके अंदर से बल्ज कर रहा होता है। चलो ये आपके हो गए डिफरेंसेस हेल्प ट्रायंगल। इसमें कंटेंट्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल भी आता है इन मेल। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल इन मेल? ये आपके क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं एनाटॉमी ऑफ इंग्वाइनल रीजन से रिलेटेड, स्पर्मेटिक कॉर्ड और ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होगा? उसमें है आई थिंक थ्री आर्टरीज हैं, थ्री अदर स्ट्रक्चर्स, थ्री नर्व्स, है ना ऐसे ना? हाँ, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी टू वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, इस तरह इलियो इंग्वाइनल नर्व है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेमिटोफेमोरल नर्व है और सिंपैथेटिक T10 है। और अदर थ्री स्ट्रक्चर्स में वास्ट डिफरेंस है, पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस है और लिम्फेटिक्स है शायद। ठीक है, ये आपके 9 स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने याद रखें। चलो क्वेश्चन नंबर 2। A woman while working in the kitchen suffers from a wound on the anterior surface of left arm. She is brought to emergency department. How will you manage this wound? What is the difference between healing by primary intention and healing by secondary intention? तो इस तरह का wound हो सकता है किचन में और क्या मैनेजमेंट होगी उसको? अब उसने कुछ भी बताया नहीं है कि उसको बर्न से हुआ है या कोई नाइफ वगैरह से कोई शार्प किस्म की इंजरी है, तो कुछ भी नहीं बताया उसने, तो इसलिए आपने इसमें जनरल मैनेजमेंट बस लिखते नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं वाउंड के मैनेजमेंट, कोई भी इंजरी आए अगर तो इसमें आपने ना बर्न इंजरी का भी लिख देना है थोड़ा बहुत, और शार्प नाइफ इंजरी जो होती है उसका भी लिख देना है, क्योंकि जो उसका दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी इंटेंशन सेकेंडरी इंटेंशन, उससे शायद लग रहा है कि शार्प इंजरी के बारे में बात हुई है, बट आपने थोड़ा बहुत बर्न वाला भी लिख देना है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंजरी के मैनेजमेंट के, वुंड के मैनेजमेंट के? स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। ओके, इरिगेशन विद लाइन एंड क्लोजर। ठीक है, आपने स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स जो है वो करने होते हैं, मतलब उसको जो है वो आपने वॉश कर लेना है नॉर्मल लाइन से वॉश करके, उसके बाद उसके ऊपर कोई इस तरह का आयोडीन वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो भी आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अगर एंटाइडी वॉन्ड है, मेरे ख्याल से इसमें जनरल आप लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अब हमें नहीं पता ये कौन सा उसको वॉन्ड है। अनटाइडी है तो उसको आपने शुड बी कन्वर्टेड इनटू टाइडी वॉन्ड, यानी उसको आपने डिब्राइडमेंट वगैरह करनी है, उसको वॉश करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और अनटाइडी है तो आपने एंटीबायोटिक्स भी उसको स्टार्ट करवानी है, और इसके अलावा अ, यहाँ पे हाँ वैसे लिखो जनरल क्योंकि लिख रहे हो, तो टेटनस का आपने शॉट भी इसको जो है वो देना है, बूस्टर देना है उसको। ठीक है, एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे आपको अगर पेन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एट द एंड आपने लिखना है कि कोई भी ऐसे अगर पॉइंट्स हैं डिडेंट हील वाले जो हैं, डायबिटीज़ है, कोई इसकी ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वो वाले सारे फैक्टर्स जो हीलिंग को इम्पेयर कर देते हैं, आपने उनको हम्म, देखना है और उनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, बस प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन में क्या फ़र्क है, ये आपने उधर भी पैथोलॉजी में शायद पढ़ा हो। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन ये वही है। ठीक है, प्राइमरी में जो है वो बिल्कुल क्लीन इंसाइज्ड वुंड जो होगा ना, उसके अंदर प्राइमरी क्लोजर होगा, प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग होगी, उसमें मिनिमल
स्कार टिश्यू बनेगा, मिनिमल ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा और उसका क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको सुचर के साथ अप्रोक्सीमेशन आप करोगे ना जिस भी वुंड के अंदर, वहाँ पे हमेशा प्राइमरी क्लोजर, प्राइमरी इंटेंशन से जो है वो हीलिंग होगी। ठीक है, जहाँ पे आप सुचरिंग नहीं कर रहे, उसको ओपन छोड़ रहे हो वुंड को, या फिर आपका इन्फेक्टेड वुंड है इस वजह से आपने सुचरिंग नहीं की, जहाँ पे भी सुचरिंग आपने नहीं की या इंसिजन एंड ड्रेनेज जो आपने की थी और सुचर नहीं किया वहाँ पे, उसको ओपन छोड़ दिया, तो वहाँ पे सेकेंडरी इंटेंशन से होगी, वहाँ पे स्कार टिश्यू भी ज़्यादा बनेगा और जो गैप होगा उसको फिल अप करने के लिए वहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो वो सारा फिल अप होगा। बाकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं प्राइमरी इंटेंशन में कम होते हैं, जो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग है उसमें ज़्यादा होते हैं। एक टर्म है डिलेड, बल्कि टर्शियरी इंटेंशन से या टर्शियरी क्लोजर, उसका क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? ठीक है, टर्शियरी इंटेंशन होता है डिलेड प्राइमरी क्लोजर। ठीक है, इसके नेम से आपको पता लग रहा है डिलेड प्राइमरी क्लोजर, क्या आपने उसको सुचरिंग तो की है, उसको क्लोज तो किया, सुचर में कह रहा हूँ, लेकिन स्टेपल्स वगैरह या जिस तरह भी आपने किसी तरह अप्रोक्सीमेशन अगर की है एंड्स की, तो वो स्टेपल्स के थ्रू भी हो जाता है और स्विचर्स के थ्रू भी, तो वो सारा जो है वो प्राइमरी इंटेंशन में आएगा। और डिलेड प्राइमरी क्लोजर को हम टर्शियरी इंटेंशन कहते हैं, यानी आपने कुछ डेज के लिए उसको ओपन छोड़ दिया और फिर जाके आपने 10-12 डेज 2 वीक्स के बाद उसको क्लोज किया स्विचर करके, तो उसका वो आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसके आपके डिफरेंसेस का अभी आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो वो आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इज a 35-year-old person is brought to emergency with history of roadside accident. On examination, he is found to be in shock. Define shock. Classify shock. How will you monitor this patient who is in shock? जी, डेफिनेशन तो कोई इसकी है नहीं ऐसी, ऐसा मतलब आप खुद भी बना सकते हो कि state of hypotension that leads to inadequate oxygenation of body tissues due to decreased cardiac output, decreased blood volume, increased capacitance of blood vessels या inability of tissues to use oxygen. ठीक है, 3-4 कॉजेज आ जाएंगी उसकी, और आपने बेसिकली बताने वाली बात जो शॉक में ये है कि बॉडी की इनएबिलिटी होती है टिश्यू को परफ्यूज करने के लिए, जो उसने ब्लड पहुंचाना था टिश्यू तक वो नहीं पहुंच रहा। हाउ विल यू क्लासिफाई द शॉक? जी, 5 क्लासेस ऑफ शॉक क्या हैं आपकी सर्जरी से रिलेटेड? सिर्फ आप अल्फाबेट्स भी भेज दो तो काफी। एच कोड, राइट। एच फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें आपके हेमोरेजिक शॉक भी आ जाएगा और नॉन हेमोरेजिक हाइपोवोलेमिक शॉक भी आ जाएगा, जिसमें डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग की वजह से है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। सी, कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, इरिथमिया हो गया, उसकी वजह से नहीं हो रहा, फेलियर हो गया हार्ट पंप का, तो वो। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, उसमें आपके पास फिलिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स नहीं हो रही, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, जिसमें आपके पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, कार्डियक टैम्पोनार्ड हो सकता है, ये प्लूरल निमोथोरैक्स हो सकता है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में समहाउ द जो होती है ना कैपेसिटेंस होती है ब्लड वेसल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पूल कर जाता है इनटू द वीनस पूल, और वीनस रिटर्न कम हो जाता है। ठीक है, उसके आगे फर्दर आपके पास टाइप्स हैं, उसमें न्यूरोजेनिक शॉक है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो आपका फेल होगा तो डायलिटेशन ऑफ वेन्स हो जाएगी। एनाफिलेक्टिक शॉक है, जिसमें हिस्टामीन रिलीज होगा बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी उसमें। ये जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के अंडर आ जाएंगे सारे। और ई फॉर एंडोक्राइन शॉक, वो आपकी हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपरकॉर्टिसोलिज्म में शायद होता है। तो ये आपके जो है एच कोड बनेगा, HCODE। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, आपने इसको थोड़ा सा लिख देना। हाउ विल यू मॉनिटर द पेशेंट इन शॉक? तो क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए शॉक के पेशेंट? देखा भी होगा आपने, कार्डियक मॉनिटर, ये मॉनिटर लगा होता है आपके ICU वगैरह में। या सबसे पहले आप लिखो वाइटल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट उसके आपने देखने हैं, आपने उसका
हार्ट रेट देखना है, आपने उसका टेम्परेचर देखना है, सेप्टिक शॉक में इंक्रीज़ होता है, आपने उसका बीपी देखना है, हाइपोटेंशन होती है यूजुअली। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इन्वेस्टिगेशंस पे। एबीजीज़ है और पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिससे आप ये कर रहे हो, सेंट्रल वीनस प्रेशर है, मिक्स्ड वीनस प्रेशर है, ऑक्सीजन प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा लैक्टेट लेवल्स आपने देखने होते हैं। जब शॉक में होता है पेशेंट तो अब ऑक्सीजन तो पहुँच नहीं रही टिश्यूज़ तक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन विल कन्वर्ट इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो पेशेंट जो है वो शॉक का जो होता है वो लैक्टिक एसिडोसिस में भी जा रहा होता है, तो लैक्टेट लेवल्स भी आपने करने हैं। और ईसीजी, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। तो ये इसकी मॉनिटरिंग आप लिख देनी है। हाँ, यूरिन आउटपुट रह गया, यूरिन आउटपुट भी आपने देखना है। जिस तरह जो है वो शॉक सीवियर होता जाएगा, उस तरह यूरिन आउटपुट कम होता जाएगा, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया की स्टेट आ जाएगी। ठीक है, जब कंपनसेटेड होगा, इसी तरह होता है ना, पहले कंपनसेटेड होता है शॉक, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो वो डीकंपनसेटेड स्टेट में, माइल्ड में जाएगा, फिर मॉडरेट में, फिर सीवियर में और फिर इररिससिटेबल शॉक हो जाएगा वो, या पता नहीं अनरिससिटेबल व्हाटएवर, तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में? ओके। A 60-year-old man is suffering from carcinoma esophagus. He is suffering from dysphagia and not taking proper food. How will you do nutrition assessment of this patient? Name various methods of enteral nutrition. What are the complications of enteral nutrition? आपने न्यूट्रिशन असेसमेंट शुरू करनी है हिस्ट्री एग्जामिनेशन से और फिर इन्वेस्टिगेशंस पे जाना है। जी बिल्कुल राइट। तो हिस्ट्री पर क्या पॉइंट्स लेंगे आप उससे? यूजुअली जब कैंसर होता है, अगर एसोफेगस का ना भी हो, वैसे भी जो है वो एनोरेक्सिक होता है पेशेंट, ठीक है? उसको जब भी वो खाना खाता है उसको नौजिया वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनका भूख भी उसको कम लग रही होती है, तो उनकी कम हुई भी होती है वैसे ही। तो उसके बारे में आपने पूछा कितना खा लेता है, किस तरह खाता है, क्या-क्या चीज़ें खाता है, ये वाली चीज़ें आपने पूछ लेनी है, ठीक है? हिस्ट्री में ऐसा यही होगा, बाकी उसकी बॉल एंड ब्लैडर हैबिट्स वगैरह, वेट चेंज, ये भी चीज़ें आपने देख लेनी, ठीक है? और जो ट्रीटमेंट है एसोफेगस कार्सिनोमा एसोफेगस का, अगर कोई ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि उसको भूख ना लग रही हो, जो कीमो वगैरह अगर उसको कोई इस तरह का है, रेडिएशन वगैरह, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, एनोरेक्सिया, नाusea, वोमिटिंग, तो वो चीज़ें आपने देख लेनी है। एग्ज़ामिनेशन पे आप उसका वेट कर लोगे, एंथ्रोपोमेट्री कर लोगे, हाइट, वेट, अ, ये चीज़ें आपने उसके कर लेनी है, ठीक है? और इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएँगे फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट? आपके मैसेजेस फिर इस पर आ रहे हैं, जिससे मैं बोल रहा हूँ इस वाले पे नहीं करना आपने, मेडिकोज़ रिपब्लिक की आईडी जो आपके पास आ रही है उसके ऊपर आपने मैसेज करना। ठीक है। अम, उसमें कुछ है, बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस है, ठीक है? लेबोरेटरी टेस्ट में आपके पास सीरम एल्ब्यूमिन है, प्री एल्ब्यूमिन है, ट्रांसफेरिन है, जो प्रोटीन है ना मेन वो आपने करवानी है। और स्पेसिफिकली अगर आ जाएँ तो लिम्फोसाइट काउंट है। लिम्फोसाइट काउंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो उसके साथ रिलेटेड होता है आपकी न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है? तो ये आपने टेस्ट करवाने हैं। अ, उसके अलावा आपने जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो उसकी है वो भी आपने मेज़र करनी होती है, ठीक है? वो कैसे करते हैं? बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर को आपने मल्टीप्लाई करना होता है विद बीएमआई, नहीं बीईई, हाँ, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है एक्टिविटी फैक्टर, इंजरी फैक्टर और इन चीज़ों से, ठीक है? तो वो आप अ, पता ही होगा आपको, ये आपने देख लेना है थोड़ा। तो ये भी आपने पॉइंट में लिखना है। असेसमेंट का मतलब है आपने जो है वो पूरा देखना है कि आप उसको क्या देना चाह रहे हो। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसका यही है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एंटरल न्यूट्रिशन। तो मेथड्स क्या हैं?
सिंपल से मेथड है, अगर उसको नहीं दोगे, ठीक है। इसमें है, अच्छा उसने वैसे पूछा ही इंटरवल का, तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हो सकती है, नेज़ोजुजिनल ट्यूब हो सकती है, गैस और क्या हो सकता है, कोई मिस किया मैंने? नेज़ोगैस्ट्रिक, नेज़ोजुजिनल, सिप फीडिंग एंड गैस्ट्रोस्टमी। सिप फीडिंग में से ऊपर से स्टार्ट करो तो ट्यूब एंड्रोस्टमी, ठीक है, हाँ, ये भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटरल न्यूट्रिशन? ये आपके टेबल्स बने हुए हैं वेले में, एंटरल न्यूट्रिशन और टोटल पावर एंटरल न्यूट्रिशन के साइड इफ़ेक्ट्स के। तो आपने जो है वो मल्टीपल टाइम्स इससे यही क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लिकेशन आप बताओ, तो आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मेमोराइज़ कर लेना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं एंटरल न्यूट्रिशन की? जस्ट मेन हेडिंग्स बता दो, मेटाबॉलिक मतलब इस तरह जो है। फीडिंग ट्यूब से रिलेटेड हैं, ठीक है। फीडिंग ट्यूब से रिलेटेड क्या है, मेल पोजीशन है, डिस्प्लेस हो गई है, उधर उधर लंग्स वाली साइड पे चली गई, एस्पिरेशन करवा दी है, पेरिटोनाइटिस, एब्सेस, फिस्टुला, परफोरेशन, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो आप फीडिंग करवा रहे हो उसकी वजह से क्या होगा, रीफीडिंग सिंड्रोम वगैरह पढ़ा होगा आपने, उसमें इंटॉलरेंस हो जाती है, डायरिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं। और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ इसकी, जिसमें से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। एंटेरिक इन्फेक्शंस हैं, जब आप ट्यूब कोई भी डालोगे तो इन्फेक्शंस के चांसेस इधर टीपीएन में ये सॉरी एंट्रल में एंटेरिक इन्फेक्शंस हैं, और उधर भी जो टीपीएन आप दोगे उसमें भी इन्फेक्शंस ही उसके बहुत बड़ा रिस्क है, सेप्सिस हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, पोटेशियम का भी हो सकता है प्रॉब्लम। और जब आप ट्यूब फीडिंग करवा रहे हो तो विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, इनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको आप मेन करना चाहो तो ट्यूब रिलेटेड है, फीडिंग रिलेटेड है, इन्फेक्शंस हैं, और आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, सब चीज़ें। अ, ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। 5, a farmer was working in the field when he had a wound on his right leg. He did not care, and when the condition worsened, he was brought to emergency, diagnosed as gas gangrene. What is gas gangrene? What are the clinical features of a patient suffering from gas gangrene? How will you manage this gas gangrene? डायरेक्टली पूछा उसने। गैस गैंग्रीन क्या होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है गैस गैंग्रीन? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो मायोनेक्रोसिस या मसल्स का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, सिवियर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन, टिश्यू डेथ, ये है इसमें, ठीक है। और यही आपने लिख देना, इट इज़ अ सिवियर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन causing myonecrosis, ठीक है, caused by Clostridium perfringens, a spore forming anaerobic bacterium वगैरह वगैरह, ठीक है। किस चीज़ से डिफरेंशिएट करना होता है, इधर तो वैसे उसने सिनेरियो दिया ही नहीं है, लेकिन इसको आपने उससे नेक्रोडाइजिंग फेशियाइटिस से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होता है। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या चीज़ उसमें होगी और क्या चीज़ इसमें होगी जो डिफरेंशिएट करेगी? मसल नेक्रोसिस तो ठीक है, लेकिन दिया नहीं होगा उसमें ना क्वेश्चन में। क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे कैसे पता लगेगा? क्रेपिटस है इधर, ठीक है, गैस गैंग्रीन में। के अलावा वहाँ पे डायबिटिक पेशेंट होगा, और इसमें जो है वो ट्रॉमा, या खास तौर पे जो मिलिट्री ट्रॉमा होता है ना, बैरल्स और ये बॉम्ब शेल्स, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो गैस गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। चलो, क्लिनिकल फीचर्स उसने पूछे हैं, अगला क्वेश्चन भी उसका यही है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये क्रेपिटस होता
होता है, गैस जो बन रही होती है ना उसकी वजह से वो क्रेपिटस हो जाता है, इंट्रैपमेंट हो जाती है उसके अंदर, तो उसमें गैस की उसकी वजह से और होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो डिटेरिएट करता है, यानी दोनों में ये होता है। वैसे जो दूसरे की बात की मैंने fasciitis की, बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड करता है ये इन्फेक्शन, और एक्सोटोसिन जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत जल्दी सिस्टेमिक इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी डिस्कलरेशन हो सकती है, एडिमा हो सकता है, मसल नेक्रोसिस आपको नजर आ सकता है, क्रेपिटस हो सकता है, सॉरी नेक्रोसिस नहीं, गैंग्रीन नजर आ सकता है आपको। नेक्रोसिस तो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन? सिंपल सा ट्रीटमेंट है, हाई डोज आपने एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, आईवी पेंसिलिन, बेंजाइल पेंसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। और डिब्राइडमेंट करनी होती है, जो चीज़ गैंग्रीनस हो चुकी है उसको आपने जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, उसको डिब्राइडमेंट आप कहते हो। अगर बहुत ज़्यादा एरिया हुआ हुआ है तो आपको वो कट करना पड़ सकता है, यानी एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है। तो इतने पे आपने छोड़ नहीं देना। ठीक है, जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आएगा उसको आपने एनाल्जेसिया भी देना होता है, उसको आपने बेड रेस्ट भी देने होते हैं, उसको आपने फ्लूइड्स भी देने होते हैं, और अगर वो शॉक में जा रहा है तो आपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की मैनेजमेंट भी करनी होती है। तो पहले आपने स्पेसिफिक मैनेजमेंट लिख दो, या पहले जनरल लिख दो, जो जैसे भी, लेकिन 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो जनरल ट्रॉमा की मैनेजमेंट के आप लिख दो, तो वो चांसेस उसके ख़त्म हो जाते हैं कि वो आपको कोई क्वेश्चन नंबर वगैरह आपके काटे। हाँ, सॉइल कॉन्टैक्ट की या फीकल कॉन्टैक्ट, इस तरह आपकी हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, अ फीमेल पेशेंट ऑफ 70 केजी हैड बर्न्स ऑफ बोथ अपर आर्म एंड फ्रंट ऑफ चेस्ट। जी, वॉल्स रूल ऑफ 9 पूछा हुआ है उसने कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। इसका पार्कलैंड फार्मूला भी लगाओ इसके ऊपर, एंड रूल ऑफ 9 भी लगाओ। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, कोई मसला के 9 + 8। 9 + 18 आया है और 9 + 9। ठीक है, तो इसमें बहुत अपर आर्म्स है ना, तो अपर आर्म उसने जो है स्पेसिफाई कर दिया, तो पूरा आर्म जो होता है वो आपका 9% होता है। तो हाफ अपर आर्म का मतलब है हाफ आर्म। ठीक है, तो 4.5 हो जाएगा, और बोथ हैं तो 9। और फ्रंट ऑफ चेस्ट जो है वो खुद 9 होता है, तो आपने 9 और 9 18 कर देना है। 9 × 9 ही 9 + 9। ठीक है, और पार्कलैंड कैसे लगेगा? 4 इंटू वेट इंटू सरफेस एरिया होता है ना, कंफर्म करते कोई। हाँ ठीक है, आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है इनको, ऐड नहीं। हाँ ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा मिलीलीटर्स में, उसमें से आपने 8 आवर्स में हाफ लगाना होता है, और नेक्स्ट 16 आवर्स में हाफ लगाना होता है, तो 24 आवर्स में आपका वो पूरा फ्लूइड हो जाएगा। हाउ विल यू असेस द डेप्थ ऑफ द बर्न वुंड? व्हाट इज द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पेशेंट? फ्लूइड रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई है, और डेप्थ ऑफ द बर्न वुंड के बेसिस पे आप जो है वो कैसे उसको देखते हो, कौन से टाइप का है। 4 डिग्रीज के होते हैं बर्न वॉन्ट्स। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं सुपरफिशियल बर्न्स, जो सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे, और आपने उसको डिवाइड करना होता है आगे। सेकंड डिग्री में आपके पास सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होते हैं और सुपरफिशियल डीप पार्शियल थिकनेस होते हैं। ठीक है, यस 18 आंसर। थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं, और फोर्थ डिग्री में आपके अगर मसल्स को, बोन्स को, फेशिया को इन्वॉल्व कर रहे हो तो फोर्थ डिग्री होते हैं। फोर्थ डिग्री बेशक आप ना भी याद करो,
थर्ड डिग्री तक आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं आपके पास, ठीक है। तो कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है? सिर्फ एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट हो तो फर्स्ट डिग्री, अगर डर्मिस की इन्वॉल्वमेंट हो पेपिलरी डर्मिस की तो सेकंड डिग्री सुपरफिशियल। अगर एपिडर्मिस, पेपिलरी डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस और अपेंडेजेस भी इन्वॉल्व हो तो आप उसको कहते हो डीप पार्शियल थिकनेस या डीप सेकंड डिग्री। अगर डर्मस, एपिडर्मिस और ऑल स्किन अपेंडेजेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं, पूरा डर्मस डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है अलोंग विद अपेंडेजेस, तो उसको आप थर्ड डिग्री कह देते हो। और अगर बोन की, फेशिया या मसल की इन्वॉल्वमेंट है आपके पास तो फोर्थ डिग्री कह देते हैं। कैसे उसको असेस कैसे करेंगे? सुपरफिशियल होगा तो सिर्फ ड्राई, पेनफुल होगा और ब्लैंचिंग होगा, यानी उसके ऊपर जब आप प्रेशर डालोगे तो उसका इधर उधर हो जाएगा ना, ब्लांचेबल होगा ब्लड, ठीक है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में मॉइस्ट होगा, ब्लिस्टर्स बनेंगे और रेड हो जाएगा, ठीक है। सिवियर पेन होगा उसमें भी। डीप पार्शियल थिकनेस में जो पेन की सेंसेशन होगी वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगी और थर्ड डिग्री में पेन होगा ही नहीं। 86 पेज डोगर पर असेसमेंट कुछ और दी हुई है, क्या दी हुई है? ओके, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। Question number 7 is a 25-year-old female presents with heaviness in her right lower limb after working in kitchen for long hours. On physical examination, dilated tortuous veins are noted on the medial side. It is diagnosed as varicose veins. What are other signs commonly found in varicose veins? G. What are the clinical features of varicose veins? एक उसने बता दिया है, tortuous veins नजर आ रही हैं और heaviness फील हो रही है। उसके अलावा क्या क्या होते हैं? एडीमा होता है और स्किन चेंजेस होती हैं, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस जिनको कहते हैं, पेन डेवलप हो सकता है लेटर। और कुछ आपकी जो वो सी क्लासिफिकेशन है ना, उसके अंदर भी जो सी है उसमें भी ये क्लिनिकल फीचर्स हैं थोड़े बहुत, तो वो भी आप लिख सकते हो। एडीमा, पेन, इचीनेस, पिगमेंटेशन और लेपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। अल्सर फॉर्मेशन भी लेटर स्टेजेस में हो जाती है। एक्टिव अल्सर्स होते हैं, हीलिंग अल्सर्स होते हैं और फिर एक्टिव अल्सर्स होते हैं। तो ये चेंजेस आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यू विल डू इन दिस पेशेंट? तो वेरिकोज वेन्स के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं? जल्दी जल्दी बताओ, तो ये सब रिपीट, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। डॉपलर तो करो पहले, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप करो, ठीक है। फिर डुप्लेक्स है, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। आप जो है अपर जो आपका एब्डोमेन है उसके अंदर आपने मलिग्नेंसीज वगैरह भी चेक कर लेनी है, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और मतलब आपने जो है वो सीटी स्कैन पेल्विस एब्डोमेन भी कर लेना है, कर सकते हो। हाँ, डुप्लेक्स और डॉपलर डिफरेंट। डुप्लेक्स में दो चीज़ें हैं। और बस ये इन्वेस्टिगेशंस बनेंगे आई थिंक। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वेरिकोज वेन्स? तो आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं? नॉन हाँ सॉरी, मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनस वीनोग्राफी और वेरिकोग्राफी या इन्वेजिव वीनस वीनोग्राफी, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हो गई और ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, ठीक है, ग्रेजुएटेड होती हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट लॉस है, ऑक्यूपेशन चेंज है। इनकी ऑक्यूपेशन तो नहीं है तो हाउस वाइफ बताई हुई है इसने, यानी वो थोड़ा लॉन्ग और इसके लिए जो वो खड़ी रहती हैं उसको अवॉइड करेगी। और कुछ बस एंडोवीनस थेरेपी आपके पास में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, लेजर एब्लेशन है और जेल फोम स्क्लेरोथेरेपी है, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट है, पे सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन हैं? ओपन सर्जिकल,
लाइगेशन है, फेमोरोपोप्लीटियल है और सेफनोफेमोरल जंक्शन है यहाँ पे, सॉरी फेमोरोपोप्लीटियल नहीं, सेफनोफेमोरल और सेफनोपोप्लीटियल जंक्शन, ठीक है। फ्लेबेक्टमीज हैं आपके पास, और स्ट्रिपिंग ऑफ जो वेरिकोज वेन्स हैं उनको स्ट्रिपिंग कर लो, आप निकाल दो उनको पूरी को, ठीक है। और कुछ है? फ्लेबेक्टमी हो गया, ठीक है, यही आपके पास ऑप्शन हैं, तो आपने कर लेने हैं। स्क्लेरोथेरेपी में कौन सा एजेंट यूज होता है? ये एमसीक्यू आता है आपका। ठीक है, इसमें ना सॉल्ट्राडिकोल एक आपका स्क्लेरोजिंग एजेंट है, वो यूज होता है, उसमें सोडियम टेट्राडिकाइल सल्फेट होता है उसके अंदर, तो वो आपने यूज करना है। बाकी एलमंड ऑयल, फिनॉल वगैरह ये भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो STS है ये आपने याद कर लेना है। और बस यही पूछा, वैसे और तो कुछ पूछा नहीं है। फुट आपके पास वेरिकोज वेन्स में यही हिस्ट्री होती है, डायलेटेड टॉर्चस वेन्स आ सकते हैं, हैवीनेस ऑफ आ सकती है, और ऑक्यूपेशन इस तरह की होगी, या तो हाउस वाइफ है खड़े होकर काम कर रही है, या कोई पुलिसमैन है या ट्रैफिक पुलिस का जो खड़े होकर बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं, ठीक है। ड्राइवर्स में भी शायद आया हुआ होता है, तो इस तरह की जो है ना आपके गार्ड्स, हाँ, जो काफ़ी देर तक जिनकी ऑक्यूपेशन होती है उसके अंदर वो खड़े रह के काम, खड़े ही रहते हैं, बस चलना चलना फिरना नहीं है उनका इतना, तो उनमें जो है वो ज़्यादा इसके चांसेस हो जाते हैं। या फिर आप जो है वो इसमें DVT को भी रूल आउट करोगे, ठीक है। क्यों रूल आउट करते हैं DVT को, क्यों ज़रूरी है? DVT वालों की आप सर्जरी नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास ड्रेनेज ऑफ वीनस जो ब्लड है उसके दो ही रूट्स हैं, या सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है या डीप वीनस सिस्टम है। DVT में डीप वीनस सिस्टम तो ब्लॉक हुआ हुआ है, इसी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है, सुपरफिशियल वेन्स में से टॉर्चुअस इसलिए हुए हुए हैं वो। तो अगर आप उसका जो बाईपास रूट है वो भी बंद कर दोगे तो वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, लिम्ब आपका ज़ाया हो जाएगा। 8 is a 40-year-old woman presents with ganglion on right wrist. The surgeon decides to operate her under Bayer's block. Write brief note on intravenous regional anesthesia. Bayer's block. What are the common techniques for local anesthesia? G. What is Bayer's block? नोट लिखना तो मुश्किल है। आप बताओ इसमें चॉइस कौन सा है आपका एनेस्थेटिक एजेंट? प्राइलोकेन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव? प्यूपीवाकेन तो नहीं यूज करना। हाँ, प्राइलोकेन और लिग्नोकेन, ठीक है। लिग्नोकेन कॉशियसली आप यूज कर सकते हो, डोज वगैरह उसकी आपने अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके लगानी है। प्यूपीवाकेन क्यों नहीं यूज कर सकते? किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछ ले वो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जनरल सर्जरी पढ़ी भी है अच्छे से, इसलिए हम जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट वेंटिकुलर एरिथमियाज एंड कार्डियक अरेस्ट करवाता है ब्यूपीवाकेन, ठीक है। इसलिए जो है वो थोड़ा सा भी अगर आपके इंट्रावीनस से निकल के कार्डियक की तरफ चला गया तो उसमें ट्रीटमेंट आप कर नहीं सकते, वेंटिकुलर एरिथमिया जो होगा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकियों का फिर भी आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो हायर डोजेज में जब जाएंगे तो तब आपके पास करवाएंगे। एपिड्यूरल से ब्लड में जा सकता है कुछ? एपिड्यूरल स्पेस ब्लड से कनेक्टेड है। नोट में क्या लिखना है? नोट में यही सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि आपने चॉइस कौन सी यूज़ करनी है, आपने टॉर्निकी किस तरह बांधनी है, 10 to 15 मिनट्स तक आपने जो है उसको बांध के रखना है ताकि रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए आपका एनेस्थेटिक एजेंट, और फिर वो अ, फिर आपने ओपन कर देना उसको, ठीक है। तो 10 to 15 मिनट्स शायद लिखा हुआ है बेले में आपका, तो उसको रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड कर जाएगा सारा और उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब है आपने जो है वेन के अंदर लगाया है और फिर भी उसका रीजनल इफेक्ट आया। वो क्यों रीजनल इफेक्ट आया? क्योंकि आपने उसका
प्रॉक्सिमली जाना, टुवर्ड्स हार्ट जाना या टुवर्ड्स बॉडी के लिए जाना वो बंद कर दिया आपने टॉर्निकी लगा के, ठीक है? टॉर्निकी में डबल बैलून्स होते हैं, एक बलून आप इन्फ्लेट करते हो पहले, फिर लगाते हो, फिर दूसरा भी इन्फ्लेट कर देते हो, इस तरह है, ठीक है? उसका इतनी डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके कितने नंबर का इसने दिया है ये? 3 मार्क्स का, हाँ, डिटेल लिखने की ज़रूरत है आपको उसमें। टॉक्सिसिटी भी आपको लिखनी पड़ेगी, सारा चीज़। अदर कॉमन टेक्निक्स फॉर लोकल एनेस्थीसिया क्या है जी? लोकल एनेस्थीसिया जनरल देखा भी होगा, लगवाया भी होगा, किस तरह यूज़ होता है? टॉपिकल है, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक है, जिसके अंदर क्या-क्या होता है? मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन चलो कोकेन होता है, लिग्नोकेन 2, 4, 10% होती है, नर्व ब्लॉक है और और कुछ प्लेक्सस ब्लॉक्स हैं, ठीक है? एंटी एब्डोमिनल वॉल ब्लॉक है। नर्व ब्लॉक में कौन-कौन से हो सकती हैं? जो भी मेजर नर्व्स हैं आपकी एक्सिलरी को कर सकते हो आप, इसको मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस को कर सकते हो, शार्टिक नर्व को, पोडेंडल नर्व ब्लॉक होता है, ये सुने भी होंगे आपने। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपके लोकल टेक्निक्स में ही आ जाती हैं। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन कभी-कभी इस तरह भी आ जाता है कि वो आपको बताता है कि वुमन प्रेजेंट्स विद वुंड या एब्सेस ऑन द राइट रिस्ट, तो आप कौन-सा यूज़ करोगे एनेस्थीसिया? चॉइस आपकी क्या होगी? जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल या अ, इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, तो कौन-सा वो इस क्वेश्चन आवाज़ आ रही है? ओके। वो बीच में डिस्टॉर्शन हो गई थी एक। 6 क्वेश्चन था कि गैंग्लियन वगैरह का, उसमें इस तरह का आपका कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, गैंग्लियन बताया हुआ हो या एब्सेस बताया हुआ हो हैंड पे या इस तरह लिम्ब पे, तो उसकी कोई प्रोसीजर उसके ऊपर करना है आपने, तो उसका बता दोगे आप। इन्फेक्शन आपका एब्सेस पे है, लोकल आप यूज़ कर रहे हो, नर्व प्लेक्सस पे नर्व ब्लॉक दे रहे हो पीछे बहुत ज़्यादा, तो कर सकते हैं यूज़। उस जगह पे नहीं करना, लोकल आई मीन इन्फिल्ट्रेशन वाला आपने यूज़ नहीं करना, जस्ट लोकल जो देते हैं। नर्व ब्लॉक्स भी लोकल में ही आते हैं। 60 ईयर ओल्ड पे समझ आ गई ये बात? नहीं, ये वाली बात ना रिपीट करता है। किसी का आया हुआ है मैसेज कि लोकल जो है वो इन्फेक्शंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ठीक है? तो वो लोकल वो वाले कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं जो आप टॉपिकल जो है वो लोकल यूज़ करते हो एट द साइट ऑफ अ, जहाँ पे आपने प्रोसीजर कितन करना है, जस्ट वहाँ पे आप जो देते हो लोकल। ठीक है? वो वाले कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नर्व ब्लॉक्स जो देते हो आप या प्लेक्सस ब्लॉक्स जो देते हो वो आप दे सकते हो इन्फेक्शंस में। ठीक है? इंसिजन एंड ड्रेनेज जब आप कर रहे होते हो या इस तरह के कोई प्रोसीजर कर रहे होते हो तो आप पिछले नर्व जो दूर उससे नर्व लिम्स की नर्व है, ठीक है? ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक या इस तरह आप दे सकते हो। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ पेरिफेरल ischemic limb is referred to ultrasonography for Doppler study. What is the principle of Doppler ultrasound? What are the advantages and disadvantages of ultrasonography? अच्छा ही क्वेश्चन है ये। क्या प्रिंसिपल होता है डॉपलर का? आप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे होते हो, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो मूविंग ऑब्जेक्ट से जब, लेमैन टर्म्स में आपको बताता हूँ, ठीक है? मूविंग ऑब्जेक्ट से जब जो टकराती हैं और वो जब वापस आती हैं ट्रांसड्यूसर के अंदर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इस फ्रीक्वेंसी चेंज होने को आप कहते हो फ्रीक्वेंसी चेंज या फेज़ चेंज, ठीक है? तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो ये चीज़ मेज़र करता है कि जब लग के वापस आई है आपकी साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव,
तो उसके अंदर कितना चेंज आया। वो चेंज डिपेंड करेगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट थी वो अल्ट्रा साउंड वेव से जिस साइड जो आपका प्रोब था उसकी तरफ आ रही है, उससे दूर जा रही है, किस स्पीड से आ रही है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि अम, क्या वेलोसिटी, क्या है उसकी, फ्लो कितना है। समझ आई है ये बात? किसी को ना आई हो। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी? तो कुछ बताओ एक दो एडवांटेजेस। ये बार बार क्वेश्चन आएगा आपका। सीटी के, एमआरआई के, रेडियो न्यूक्लियाइड के एंड अल्ट्रासोनोग्राफी के, इन चारों के आपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस या आपके जो वेले टेबल्स बने वहां से करो, चाहे अगर आपने डॉगर से किए हुए हैं तो यहाँ पे भी अच्छे वही लिखे हुए हैं, तो आप नहीं करने। ठीक है। आप नो रेडिएशन रिस्क है, चीप है, मतलब मोबाइल है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो बेड साइड वगैरह। ठीक है। इमीडिएट रिपोर्ट मिल जाती है आपको, सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू का अच्छा उसके ऊपर आएगा। ठीक है। सिस्ट की डायग्नोसिस के लिए या फ्लूइड फिल्ड कोई भी चीज़ है उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ होगा। इनएक्सपेंसिव है, चीप और इनएक्सपेंसिव हो गया ना ये अब। ठीक है। और पेनलेस है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, और प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है, सेफ है। बस यही आई थिंक। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये स्लो लर्निंग कर्व है। जो ऑपरेटर होता है ना आपका, उसको अल्ट्रासाउंड सीखते सीखते टाइम लगेगा, और जो आपकी रिपोर्ट होगी वो डिपेंड कर रही होगी कि जो करने वाला था उसने कैसा इंटरप्रिटेशन किया। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की इंटरप्रिटेशन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब वो कर रहा है ना, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब ही उसकी इंटरप्रिटेशन वो कर सकता है। ठीक है। अपना प्रोब इधर साइड पे करके उसने देख लिया, अच्छी तरह देख लिया, जो उसने रिपोर्ट लिख दी, आपको उसी के ऊपर जो है वो इत्तफा करना पड़ेगा। आप जो है उसमें ये नहीं, बाद में खुद से इंटरप्रेट नहीं कर सकते उसकी पिक्चर्स देख के। ठीक है। दूसरा, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। अगर जो है ओबीस है पेशेंट, या ओबीस ही है, तो रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। तो स्लो लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि जब अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करेगा जो ऑपरेटर, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। ठीक है। उसकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। ये एक नया बंदा अगर कर रहा होगा तो उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं होगी। ठीक मतलब ठीक ही होगी, डेफिशिएंसीज होंगी। ये स्लो लर्निंग कर्व है। हर डॉक्टर नहीं कर सकता अल्ट्रासाउंड। ठीक है। और क्या पूछा इसने? बस यही पूछा। Carcinoma breast is the common in Pakistan. Many patients report late. You are asked to design a program of screening. What Write a brief note about criteria of screening of this disease. जी, criteria of for screening of this disease. अ, इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम का क्राइटेरिया लिखना है, या हाँ मेरे ख्याल से उसी का लिखना है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का क्राइटेरिया लिखना है आपने, उसमें डिजीज़ के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, एंड जो टेस्ट है आपका जो आपने करना है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बारे में 3 चीज़ें होती हैं। तो क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं डिजीज़ के बारे में? डिजीज़ शुड बी कॉमन इनफ। ठीक है। कॉमन डिजीज़ होनी चाहिए। बेसिकली मसला ये होता है, जितना आप पैसा लगा रहे हो उतना आपको फ़ायदा भी हो। मेन पॉइंट ये है। ठीक है। जितनी ज़्यादा कॉमन डिजीज़ होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा डिजीज़ का तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना चीप, इनएक्सपेंसिव, एक्सेप्टेबल टेस्ट होगा उतने ज़्यादा लोग करवाएँगे, फिर फ़ायदा होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट और कंफर्मेटरी टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट भी दोनों अवेलेबल होने चाहिए डिजीज़ के लिए, जो जिस डिजीज़ का आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो बना रहे हो। और कुछ? मैं बुक से भी देख लेता हूँ, 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं।
ओके, मैं रीड कर देता हूँ जस्ट। डिजीज के बारे में रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली स्टेज, ट्रीटमेंट एट अर्ली स्टेज इज मोर इफेक्टिव, सफिशिएंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग। टेस्ट के बारे में 4 पॉइंट्स हैं। इनएक्सपेंसिव, सेफ, एक्सेप्टेबल फॉर पॉपुलेशन एंड सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट होना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में आपके 4 पॉइंट्स क्या हैं? डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वही जो कन्फर्मेटरी टेस्ट अवेलेबल होना चाहिए। क्वालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए। स्क्रीनिंग रिपीट हो सकती हो अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे, मतलब ईयरली या 2 ईयरली या 6 मंथली जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत हो सकती है। और बेनिफिट्स मस्ट आउटवे द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। पेज नंबर जो है 150, डोगर। तो ये क्राइटेरिया आपका, ये आपने याद ही करना है, ये भी आपका एक दो दफ़ा आया हुआ है। ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट्स की, उसके बाद हम 2019 का जो एनुअल पेपर करेंगे। ओके, 2019 एनुअल क्वेश्चन नंबर 1। A 60-year-old female presented with vomiting and severe pain in the left inguinal region for 1 hour. On clinical examination, it is suspected strangulated femoral hernia. Name the anatomical boundaries occupied by this hernia. Which structures impede the reduction of hernia? Which vessel is prone to injury during procedure? ठीक है, तो anatomical boundaries occupied by femoral hernia, तो किस चीज़ की बाउंड्रीज आप लिखोगे इसमें? फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बाउंड्रीज होती है फेमोरल ट्रायंगल की? Okay, laterally femoral sheath, okay, which is separating it from femoral artery and nerve, और medial जो है pectinate ligament, pectinate ligament है या lacunar ligament है? lacunar ligament है, ठीक है। anteriorly by the inguinal ligament, posteriorly by the iliopectoral ligament, और हाँ laterally जो है वो sheath होगी या septum separating it from the femoral vein। तो ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। और क्या पूछा है? विच स्ट्रक्चर विल बी डैमेज्ड? हाँ जी, रिडक्शन के प्रोसीजर में कौन सा, बल्कि कौन सी वेसल डैमेज हो सकती है? कौन सी वेसल डैमेज हो सकती है यहाँ पे?
नहीं है बुक में। फेमोरल आर्टरी है और हाँ आई थिंक फेमोरल आर्टरी ही मोस्ट इसमें है जो प्रोसीजर के अंदर डैमेज होगी। ठीक है, विच स्ट्रक्चर्स इम्पीड द रिडक्शन ऑफ हर्निया। तो स्ट्रक्चर्स कौन से इम्पीड कर सकते हैं यहाँ पे? ब्लैडर, इस पे मुझे वो देखा है मैंने, इसका आंसर ना कहीं मिला नहीं है बुक में, तो खुद ही या तो बनाना है कि जो बाउंड्रीज हैं उसकी फेमोरल रिंग की वो उसको इम्पीड कर सकती हैं, या फिर आप इसमें फैक्टर्स लिख सकते हो कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कफ है, ओबीज है पेशेंट, और ये वाली सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स लिख सकते हो। लेकिन उसने स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स आपको बोल दिया, तो जो बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल रिंग है वो इम्पीड कर सकती हैं। ठीक है, अगर किस तरह कर रही हैं, लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे जो, या वेन्स जो है उनकी डायलिटेशन है, वो जो है वो इम्पीड कर सकती हैं स्ट्रक्चर्स को। इसका मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आंसर मिला तो मैं आपको बताऊंगा। क्या a 20-year-old man got rollover injury by a motorcycle vehicle over the lower limb. On examination, his pulse is 90 per minute, blood pressure is 140 by 85. Local examination revealed the skin is lifted from the bed and distal pulses are palpable. What type of wound it is? Is it? Or what is the most likely danger in this wound? How will you manage this wound? जी, कौन सा wound है ये? सोच लो अच्छी तरह, और डेंजर भी क्या है इसके अंदर, और हाउ विल यू मैनेज। नहीं, कंपार्टमेंट कहाँ है? कंपार्टमेंट की तो उसने कोई बात ही नहीं बताई इसमें। ठीक है, आप इसको जो है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हो, या अगर आप जनरलाइज लिखना चाहो तो अनटाइडी बॉन्ड है ये। ठीक है, लेकिन इसको जिस तरह उसने बताया कि स्किन इज लिफ्टेड फ्रॉम बेड, ठीक है, तो इसमें जो है वो एक आपका डी ग्लविंग इंजरी जो होती है ना, यस सुहेब यू आर राइट, डी ग्लविंग इंजरी जो है ये इसके लिए टिपिकल, उसने सारी चीज़ें उसकी बता दी हैं, और वो मोस्ट कॉमन भी इसी टाइप के आरटीए में आरटीए में ही मोस्ट कॉमन होती है, मोटरसाइकिल वगैरह से एक्सीडेंट जो होते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल का इंजरी हुआ है, उसमें जो है रोड भी हुआ होगा। ठीक है, टेटनस वगैरह के इसमें चांसेस इंक्रीज होते हैं, और इन्फेक्शंस के जनरल जो है वो इंक्रीज होंगे। हाँ, ठीक है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं। ओपन डीग्लविंग होती है एक, जिस तरह रिंग एवल्जन इंजरी, ठीक है, लॉस ऑफ फिंगर स्किन जो है, रिंग एवल्जन, रिंग उतारते हुए जिस तरह उतर जाएगी पूरी स्किन साथ ही, इस तरह समझ लो। और क्लोज ग्लविंग, जिस तरह रोलेबल इंजरी इसने दिया है ना, मोटरसाइकिल या इस तरह की बाइक वगैरह से आपकी आरटी हुआ है तो उसमें
ठीक है। और मच ऑफ द लिम्ब, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा उससे ज़्यादा जो है वो स्किन उसका गैंग्रीन हुआ होगा, मतलब नॉन वायबल होगी सीधा स्किन। ये आप लिख सकते हो। और इन्फेक्शन और टेटनस वगैरह इनके चांसेस इंक्रीज होंगे, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। बीपी लो होगा ना शॉक में, रेस तो नहीं होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ वुंड, ये आपने डीग्लविंग इंजरी लिख दो, साथ अनटाइडी भी लिख दो फॉर पेपर साइड। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डेंजर हो गया ये। हाउ विल यू मैनेज दिस वुंड, तो मैनेजमेंट इसकी जो है स्पेसिफिक क्या होती है। रेडिकल एक्सीजन। ठीक है। जितनी भी साथ स्किन है ना, नॉन ब्लीडिंग स्किन, और तो वो उसको जो है वो आपने एक्सरसाइज करना होता है, क्योंकि वो नॉन वायबल हो चुकी भी होती है। ठीक है। अब ये आपने करने के लिए इसको जनरल एनेस्थीसिया या लोकल जनरल एनेस्थीसिया के बल्कि लोकल के मतलब एनेस्थीसिया के अंडर आपको इसको करना पड़ेगा पेशेंट को, वो आपने कर लेना है। ठीक है। फ्लोरिसिन आपने उसको एडमिनिस्टर करनी है इंट्रावीनसली। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर आपने एग्जामिनेशन करना है। जोन सी स्किन आपके पास येलोइश ग्रीन इन कलर होगी, फ्लोरिसेंस फ्लोरिसिन की वजह से येलोइश ग्रीन, वो वायबल होगी। ठीक है। जो नहीं होगी येलोइश ग्रीन फ्लोरिसेंट जिसके अंदर, वो आपके पास नॉन वायबल होगी, उसको आपने सर्जिकली एक्सरसाइज कर देना है। ये आपके पास मतलब इमीडिएट मैनेजमेंट ये आ गई आपकी। उसके बाद आपके स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करोगे आप बाद में। ठीक है। नॉन वायबल स्किन की जगह। और डिब्राइडमेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। टेटनस के शॉट लगेंगे इसको, अगर शॉक में पेशेंट तो शॉक का ट्रीटमेंट होगा। एनाल्जेसिया रिक्वायर्ड होगा इसको बहुत सारा, वो आपने करना है। और हमेशा जो है, हाँ ये लिखा हुआ है। डोगर का मुझे नहीं पता, डोगर में पेज नंबर क्या है, किसी के पास सामने हो तो बता दे। बेले में तीसरे चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है, वोन्स वाला जो चैप्टर है। उसके बाद आपने क्या बता रहा था मैं, हाँ। तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है तो सिर्फ जो है वो डिग्लविंग इंजरी नहीं हुई होगी उसको, और भी फ्रैक्चर्स वगैरह होंगे। 178 179 पेज आया है जी डॉगर का, उस पर देख लो आप। पहले में थर्ड या फोर्थ चैप्टर है वोंड हीलिंग का, उसमें देख लो। अब 45 ईयर, बस ये आपने करना है। और 45-year-old वेंट underwent above knee amputation for gas gangrene for the lower limb. On 7th post-operative day, massive bleeding started from this wound. What is this type of hemorrhage? जी जल्दी से बता दो। ये तो आपने ईएनटी में भी पढ़ा हुआ डिटेल, हेमरेज की टाइप्स वगैरह। ठीक है। सेकेंडरी हेमरेज पता है। व्हाट इज प्राइमरी हेमरेज, व्हाट इज रिएक्शनरी हेमरेज एंड व्हाट इज सेकेंडरी हेमरेज। कितने टाइम में हो तो प्राइमरी है, मतलब कब हो तो प्राइमरी है, नाम से पता लग रहा है आपको। एट द टेबल ऑपरेट जब आप कर रहे हो उस टाइम कोई भी आप उसकी ब्लड वेसल पंक्चर कर देते हो तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। रिएक्शनरी हेमरेज 24 आवर्स में होगा। कॉज ऑफ रिएक्शनरी हेमरेज 24 आवर्स में क्या कॉज हो सकती है। जो भी क्लॉट वगैरह बनाया था आपने, लाइगेचर लगाया था या कुछ और लाइगेशन की थी, वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट जब उठेगा उसका राइज होगा, सुचर वो सॉरी लाइगेचर जो होगा वो स्लिप हो जाएगा, या क्लॉट जो बना होगा वो डिसलॉज हो जाएगा, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। 7 to 14 डेज तक हो तो सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी में आपके पास कॉजेज हो सकती हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेलिग्नेंसी हो सकती है, और फिलहाल में नहीं आ रहे हैं आपके पास, है कोई तो बताओ। और उसकी वजह से सेकेंडरी हेमरेजेस होते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी, हाँ ठीक है। 20 ईयर सॉरी, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, ये आपने बता देने हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जी ब्लीडिंग की क्या मैनेजमेंट होती है, सेकेंडरी ब्लीडिंग की या ब्लीडिंग की वैसे हेमरेज की।
ठीक है, आपने स्टार्ट से पहले सिंपल से स्टार्ट करना है आपने, जो भी एरिया है वहाँ पे आपने प्रेशर डालना है, कंप्रेशन करना है, ठीक है। उससे ब्लड स्टॉप होता है तो ठीक है। उसके बाद आपने, बल्कि पहले उससे भी, हाँ बिल्कुल ठीक, आइडेंटिफाई करना है आपने हेमरेज की साइट को। यहाँ पे तो आपको पता है, वैसे अगर जनरल कहीं से हो रही हो तो आपने आइडेंटिफाई करना है किधर से हो रही है स्पेसिफिकली। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो वो करनी है आपने, और इन्वेस्टिगेट करना है उसको, कंप्रेशन करना है उसको, ठीक है। और हेमरेज कंट्रोल के लिए आप सर्जरी कर सकते हो, वो आपके होता है यूजुअली कंसील्ड हेमरेज अगर हो ना तो आप फास्ट स्कैन करवाते हो, फास्ट करवाते हो स्कैन, और देखते हो कि कहाँ से ब्लीड हो रहा है, फिर आपने उसके लिए सर्जिकली उसको ओपन करके जहाँ पे भी हो रहा हो वो करना होता है आपने, ठीक है। उसके अलावा हेमरेज कंट्रोल में आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, ट्रायड ऑफ कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस एंड हाइपोथर्मिया जो होता है, इसको भी आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपने फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं, और मतलब एनवायरनमेंट ठीक हो जहाँ पे आप कर रहे हो। हाँ, वो सर्जिकल में आपके पास लाइगेशन वगैरह आ जाएगी, लाइगेट आप कर सकते हो वेसल्स, ठीक है। कंप्रेशन, पैकिंग और सर्जिकल ट्रीटमेंट, और साथ आपने जनरल भी सारी बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। आइडेंटिफाई, रिससिटेट, एबीसी, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है अगर हीमोडायनामिक अनस्टेबल है, ठीक है। एसिडोसिस, कोएगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करना है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। 20-year-old female got corrosive burn to esophagus in emergency room. Resuscitation of patient is done. She is unable to take by mouth. Enteral nutrition is planned. What are the common enteral nutrition techniques? जी अब आप मुझे बताओगे। ओके, आप उसको ओरल फॉर्मुलेशंस दे सकते हो, सिप फीडिंग करवा सकते हो, ट्यूब फीडिंग है जिसके अंदर आपके पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, नेजोजिजनल ट्यूब है, गैस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं, एंट्रोस्टमी कर सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है, राइट। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद ट्यूब एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिक और ट्यूब रिलेटेड अभी आपको बताई थी। ट्यूब रिलेटेड क्या है? मेल पोजीशन है, डिसलॉजमेंट है, कोई ट्यूब मेल पोजीशन है अगर तो एस्पायरेशन और परफोरेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ब्रेकेज हो सकती है, लीक हो सकती है, लोकली इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकती है, ठीक है। इरोजन वगैरह स्किन की, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स हैं आपके पास, विटामिन मिनरल्स कम हो जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ड्रग रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। बेलिया में टेबल है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कि क्या क्या होता है, तो आपने याद कर लेना है, ठीक है। 5. A 25-year-old poultry farm worker is brought with inability to open his mouth in the last 3 days. He had injury on his right foot 10 years, 10 days ago, but kept working barefoot in the farm without treatment. What is the diagnosis on high index of suspicion? जी, क्या suspicion है आपको? Inability to open his mouth और इंजरी भी है ऑन राइट फुट, जिसके बाद वो बेयर फुट भी काम करता रहा, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल? ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना ये, क्लोस्ट्रीडियम टेटना है, ठीक है। टेटनस है और क्लोस्ट्रीडियम टेटना है। आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान, तो इसमें आपके पास अब इसका कुछ हो तो नहीं सकता, इसका आपने ट्रीटमेंट ही देना है। वैसे अगर आप लिखोगे मैनेजमेंट प्लान तो उसके अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन भी आएगी, ठीक है। आपने वोंड को देखना है, अगर वोंड क्लीन है, मिनिमल वोंड है, तो उसमें क्या करते हैं, चलो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, आपने मुझे बताना है करेंगे क्या। क्लीन एंड कंटेमिनेटेड वोंड है, आपने जब उसकी, उसको नहीं पता उसकी वैक्सीनेशन पहले कभी टेटनस की हुई है या नहीं, तो क्या करोगे?
वैक्सीन देंगे, ठीक है। उसको पता है कि मेरी वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन 11 ईयर्स बैक हुई है। फिर 11 ईयर्स बूस्टर देंगे। ठीक है, अगर 9 ईयर्स पहले हुई थी उसकी, ठीक है, 9 ईयर्स पहले हुई थी तो फिर बूस्टर नहीं देंगे उसको, ठीक है। अ, आपके पास दो बातें आ गई ना। एक, आपने देखना है कि उसका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, हुई है कभी वैक्सीनेशन या नहीं। अगर 10 ईयर्स में हुई भी है तो आपने नहीं देना उसको बूस्टर। अगर 10 ईयर्स से पहले हुई भी है तो आपने उसको बूस्टर शॉट देना है। इसी तरह अगर उसको वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता अपना तो आपने बूस्टर शॉट देना है। ये हम बात करें अगर क्लीन वोंड हो और छोटा सा हो। अगर डर्टी वोंड है और या बड़ा वोंड है तो आपने फिर इस ड्यूरेशन को 5 ईयर्स कर लेना है, ठीक है। और साथ में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है वैक्सीन के? टेटनस, बेंजाइल पेनिसिलिन दोनों को देंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होती है या इस तरह का ही उसका नेम है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन उसको देंगे। और वैक्सीनेशन स्टेटस उसको नहीं पता तब भी उसको लगेगा 5 ईयर्स का आ जाएगा। अगर उसको वैक्सीनेशन स्टेटस पता है, 5 ईयर्स पहले अगर लगी थी तो आपने बूस्टर दे देना है और टीआईजी दे देना है। और अगर 5 ईयर्स के अंदर अंदर लगी तो फिर नहीं करना, ठीक है। बाकी अगर आप उसके ट्रीटमेंट की बात करो तो उसमें मेट्रोनिडाजोल और बेंजाइल, मेट्रोनिडाजोल 7 to 14 डेज तक, और बेंजाइल पेनिसिलिन आपने उसको आईवी देनी है। कंट्रोल ऑफ स्पैज्म आपने करना है। उसके लिए आपका रूम जो होना चाहिए वो नॉइज फ्री, लाइट उसमें डिम होनी चाहिए, और बेड रेस्ट डार्क होना चाहिए। ये वाली आपने सारी चीज़ें करके उसको डायज़ीपाम वगैरह दे सकते हो स्पैज्म के लिए। और फिट्स का ट्रीटमेंट हो गया, आपने उसके जनरल बात हो गई, इन्फेक्शन को ट्रीट कर दिया। तो ये आपने इस तरह जो है उसका टेटनस की मैनेजमेंट आपने करनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 6, a 48-year-old lineman got electrocution with while working on high tension electrical lines. On examination, he has entry wound on the right hand and exit wound on the foot. What possible damage can occur? What is important during management of the patient? तो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल बर्न मतलब है इसको। तो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न में, और क्या आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट में? उसने वैसे पूछा है व्हाट पॉसिबल डैमेज कैन, क्या डैमेज हो सकता है अगर एक साइड पे वोंड हो, एंट्री वोंड, और ऑपोजिट बिल्कुल लिम्ब पे जो है वो एग्जिट वोंड है। ओके, पूबल ने बताया 91 पेज पे मैनेजमेंट फीचर्स दिए हुए हैं। खैर, इसमें आपके पास पॉसिबल डैमेज, हर सिस्टम को डैमेज हो सकता है, खासतौर पर जिसका हार्ट है उसको डैमेज होगा, मायोकार्डियल डैमेज और एरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट, ये चेंजेस हो सकती हैं उसके पास, ठीक है। उसके अलावा आपने देख लेना है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यूज को डैमेज होगा सारी बॉडी के, ठीक है। करंट ने पास किया पूरी बॉडी के अंदर से। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू अंडरलाइंग मसल डैमेज। रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें उसको, फ्लैश बर्न्स हो सकते हैं या स्किन के ऊपर, वो चीज़ें हो जाएंगी। आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, जनरल उसने पूछा है बिल्कुल। तो आप रिससिटेट करोगे, सबसे पहले उसको एबीसी उसकी करवाओगे, एबीसी करोगे, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, खास तौर पे जो है वो एसिडोसिस होता है तो इनको आप बोलोसिस ऑफ बाइकार्बोनेट वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और डाययूरेटिक्स आपने उसको देने हैं बिकॉज किडनी डैमेज है, मायोग्लोबिन, यूरिया और ये वाली चीज़ें भी, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर बर्न से रिलेटेड हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा इसमें? कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए आपको क्या करना होता है? फिर स्पेसिफिक आ जाएंगे ना। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए क्या करेंगे?
फेशियोटमी, ठीक है। इसी तरह आप बर्न्स के लिए क्या करते हो? बर्न्स के लिए ऐसा आपने फ्लूइड देना होता है, एनाल्जेसिक देने होते हैं, एंटीबायोटिक स्टीरॉइड ड्रेसिंग करनी होती है आपने, ठीक है। और अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न है और उसके रेस्पिरेशन के साथ मसला कर रहे हैं या फिर लिम्स की परफ्यूजन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एस्क्रोटमी करवाएंगे। यस, इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे ना। मायोग्लोबिन यूरिया के लिए आप RFTs करोगे, ठीक है। यूरिनालिसिस करोगे, कार्डियक एंजाइम्स करोगे क्योंकि मायोकार्डियम को डैमेज है। ABGs करोगे जो जनरली आप रिसस्टेशन में करते हो। CBC कर लो उसकी, और ECG कर लो, एको, ये वाली सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हो इसमें से। जनरल मैनेजमेंट आप लिखो, जनरल इन्वेस्टिगेशन आप लिखोगे, ठीक है। हो गया, ये चीज़ रहेगी। वुंड्स के ऊपर आपने स्टीरॉइड ड्रेसिंग करनी है, एंटीबायोटिक्स आपने वैसे उसको यूज़ करवानी है, और बस एनाल्जेसिया आपने देना है। और फेशियोटमी अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, और एम्पुटेशन भी अगर आपको करनी पड़ सकती है अगर उसके लिम्स जो है वो बिल्कुल नॉन वायबल हो गए हैं, गैंग्रीन वगैरह हो गया तो। ये जो हाई टेंशन बर्न इंजरीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, ये बहुत डैमेजिंग होती हैं, इसमें ना लिम्स ज़ाया हो जाते हैं, अगर आपने कभी देखी हो किसी की तो। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 इज a 30-year-old white washer presented with swelling of the dominant hand arm for 2 hours. On examination, the distal pulses are palpable, the arm is swollen and painful. What is the possible clinical diagnosis? तो क्या लग रहा है जी? थ्रोम्बस में पल्सेस ठीक होंगी? हाँ, हो सकती है। वीनस थ्रोम्बस में हो सकती है, ठीक है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये क्या होता है? बड़े डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, मतलब वीनस थ्रोम्बोसिस है ऑफ द अपर लिम्ब वेन्स। उसमें सबक्लेवियन हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है, किसी भी में भी एक्सिलरो सबक्लेवियन वेन में जो है वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास जो उसकी ऑक्यूपेशन है ना, उसमें रिपीटेटिव ट्रेनस मूवमेंट्स हैं उसके अपर लिम्ब की, इस वजह से उसको डोमिनेंट आर्म उसने स्पेसिफिकली बताया, तो उसमें हो रही है। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्यों नहीं है ये? बिल्कुल,
कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कोई इंजरी, कोई फ्रैक्चर, ठीक है, इस तरह का कुछ होना चाहिए उसके पास। तो इंजरी वगैरह नहीं हुई हुई, ब्रेन ट्रॉमा खास तौर पे आपका एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, चलो वो जो पाएगा देखेंगे। इसमें जो है वो ब्लंट ट्रॉमा वगैरह या इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी फ्रैक्चर की, या किसी चीज़ के नीचे आ गया, तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरा डिस्टल पल्सेस उसमें भी पाल्पेबल हो सकती हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के जो अर्ली फेज होगा उसके अंदर डिस्टल पल्सेस पाल्पेबल होंगी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो प्रेशर, आहिस्ता आहिस्ता पल्सेस कम होती जाएंगी, पैरालिसिस और पैरास्थीसियाज और पल्सलेसनेस लेट साइंस ये हो जाएगा। और बाकी आर्टेरियल चेंजेस में क्योंकि नहीं है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, पल्स लेस होता है, पैरा 6 पीस होते हैं ना, पैरास्थीसियाज, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, पैराशिंग कोल्ड, और एक और पी क्या होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा शायद। तो ये 6 पीस होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉसिबल क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो इसमें जो है आपके पास वीनस थ्रोम्बोसिस आ जाएगा। व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसकी जो ऑक्यूपेशन है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, रिपीटेड एक्शन है उसके। ठीक है, अगर आप जनरलाइज लिखना चाहो तो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। और क्या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं? और कोएगुलोपैथी की वजह से हो सकता है। कोएगुलोपैथी हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसने पूछा है व्हाट इज़ द इमरजेंसी इमेजिंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट। जी, वेसल्स को आपने इमरजेंसी में अगर स्टडी करना हो तो क्या आप करवाते हो? व्हाट इज़ द एक बताएं। डॉपलर आप करवाते हो, ठीक है, डॉपलर आप सबसे जल्दी कर सकते हो, हैंड हेल्ड डॉपलर होता है आपके पास, उससे कर लो। लेकिन आपने इसमें फिर बाकी चीज़ें भी लिखनी है, आप एक्सरे करवाओगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआरआई मोस्ट स्पेसिफिक हो जाएगा इसके लिए। और सॉरी, मोस्ट स्पेसिफिक बल्कि डुप्लेक्स होगा, एमआरआई नहीं। डुप्लेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा आपके पास हो जाएगा, तो ये आपने करवा लेने हैं। लेकिन पहले आपने सबसे पहले डॉपलर लिखना है। ट्रीटमेंट भी पूछा हुआ है जी, क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले आपने उसका प्रोफेशन चेंज करना है, उसका रेस्ट करवाना है, और प्रोफेशन उसका चेंज करना है क्योंकि उसकी वजह से ही हुआ है उसको। सिम्टम्स रिलीव करने के लिए आपने क्या करना है? एंटीकोएगुलेंट आप दे सकते हो, ठीक है, हेपरिन वारफेरिन वगैरह। थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हो विद इन फर्स्ट 6 आवर्स, उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह है जो आप, वो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ओपन करके उसको सर्जिकली डिकम्प्रेशन उसकी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने जब एक दफ़ा उसका ये वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर आपने रिकरेंस रोकनी है, उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो एस्पिरिन, लाइफ लॉन्ग तो नहीं मतलब एस्पिरिन वगैरह और एंटीकोगुलेंट उसके कंटिन्यू रहेंगे बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स जो जो हैं उसके। हाई रिस्क पेशेंट में और आपका होता है, और लो रिस्क पेशेंट्स में और होता है। लेग का जो डीवीटी है उसके रिलेटेड डिटेल लिखी हुई है बुक में, इस वजह से इसमें आप वो नहीं लिख सकते, वो स्पेसिफिक टू द डीवीटी ऑफ लेग है, तो इसलिए। ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर कंट्रोलिंग सीवियर पेन इन मैलिग्नेंट डिजीज। चलो जल्दी जल्दी बताओ, ये सिंपल सी बात है। क्या ऑप्शंस होते हैं जी सीवियर डिजीज में पेन कंट्रोल के? एक, दो, तीन वर्ड हैं उसमें, मेन हेडिंग उसकी। स्टेप लैडर आपके पास WHO की पेन जो लैडर है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। ठीक है, स्टेप 1 पे एस्पिरिन, एनसेड्स और पैरास्टामोल, ये चीज़ें आ जाएंगी। स्टेप 2 पे आपके पास लो स्ट्रेंथ ओपियोइड्स आ जाएंगे, जिसमें फेंटेनिल है, ये है, कौन सा होता है ओपियोइड, कोडीन है, हाँ ठीक है। और उससे ऊपर आप चले जाओ तो मॉर्फिन और पैथिडीन अब यूज़ नहीं होता, लेकिन आप लिखोगे तो सही, पैथिडीन है। ठीक है, ये आपके पास पेन किलर्स होगी। इससे नहीं ठीक होता फिर ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस या इंटरथीकल, आपके पास इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं, वो आप लगा देते हो। ठीक है, एपिड्यूरल जब आप एनेस्थीसिया पढ़ोगे उसमें यही है ना, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को आप पोस्ट ऑप पेन
मैनेजमेंट के लिए भी कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी वो डाल देते हो कैथेटर, और उसके थ्रू जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो हो जाता है। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया भी होता है, यानी पेशेंट उसकी डोज खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है, ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा कर लेता है पेन, जब ठीक हो जाता है तो कम कर लेता है। इसका पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया ये आप कर सकते हो, ठीक है। इससे भी नहीं ठीक होता तो आप न्यूरोलाइसिस कर सकते हो। न्यूरोलाइसिस के लिए एक दो टेक्निक्स आपने याद रख लेनी है। प्लेक्सस ब्लॉक्स होते हैं, फिनोल अल्कोहल के इंजेक्शन होते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा अल्टरनेट आपके पास क्या प्रोसीजर्स हैं, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन ड्रग्स हैं आपके पास, वो आप ले सकते हो। आपके पास कीमोथेरेपी है, जिससे जो मेट्स हुए होंगे वो कम हो जाएंगे, जब मेट्स कम हो जाएंगे तो पेन भी कम हो जाएगा। रेडियोथेरेपी या खासतौर पर बोन मेटास्टेसिस के लिए रेडियोथेरेपी का पेन कम करने में काफ़ी रोल है। अदर देन दैट आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, ये भी आप पेन कम करने के लिए पेशेंट का यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। हो गया। पहले आपने पेन लेटर लिखनी है आपने, ठीक है। उसमें आपके पास तीनों किस्म की आ जाएंगी, ओपियाइड्स भी आ जाएंगी, नॉर्मल एनसेड्स, पैरास्टामोल, सब कुछ आ जाएगा उसमें। फिर आपने इन्फ्यूजन देनी है, सबक्यूटेनियस दे सकते हो, एपिड्यूरल, इंट्राथेकल दे सकते हो। थर्ड स्टेप आपका न्यूरोलाइटिक टेक्निक्स हैं या न्यूरोलाइसिस है। और फोर्थ पे आपके पास हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेरॉइड्स और ये जो बाकी ड्रग्स बताई ये हो सकती हैं। Question number 9. A 32-year-old male is brought to emergency after a road traffic accident with bruising over the left lower chest. What might be the diagnosis? What is the role of ultrasonography in such emergency? What are the strengths and weaknesses of ultrasonography uses? तो क्या लग रहा है आपको ये? A 32-year-old male is brought to emergency with bruising over the left lower chest. तो left lower chest पे ऐसी क्या चीज़ है जो bruising हो सकती है? ठीक है, स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, ठीक है। जो सॉलिड ऑर्गन्स है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, इधर किडनीज हैं और लिवर है, इनके रप्चर्स वगैरह हैं, जो इंजरी है इनकी, जो ये इस तरह के ट्रॉमा में हो सकती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या रोल होता है, क्या करवाते हैं जो जिसमें अल्ट्रासोनोग्राम यूज़ होता है? फास्ट स्कैन, ठीक है। फास्ट स्कैन क्या बनता है? मुझे खुद भी याद नहीं है, पता नहीं, फोकस्ड असेसमेंट ऑफ सम, एस से टी से पता नहीं क्या बनता है। तो ये आपने करवाना होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ सर्जिकल ऑफ, पता नहीं है, हर बंदे ने डिफरेंट ही लिखा है, तुम लोगों को भी नहीं आता माशाल्लाह, ठीक है। तो क्या होता है ये, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, बट वो जो है वो बेड साइड पे और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में किया नहीं जा सकता। इस वजह से आप फास्ट करते हो, जो बेड साइड पे किया जा सकता है। और सीटीबी ऑलमोस्ट 90% होती है। इसमें आप जो है वो फ्री इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड किसी फोर स्पेसिस में देखना होता है। कौन सी फोर स्पेसिस में देखता है फास्ट, लिखा हुआ है तो डोगर में भी। राइट एंड लेफ्ट पैराकोलिक गटर है आई थिंक, और आपके पास वो है, क्या कहते हैं, सैक जो होता है। ये तो एरियाज है ना, आपने लेफ्ट हाइपोकॉर्डियम, राइट हाइपोकॉर्डियम, पेरिकार्डियम और पेल्विस देखना होता है। स्पेसिस स्पेसिफिक नहीं लिखी हुई, या आपके किसी क्वेश्चन में आई भी हुई है स्पेसिस, मुझे भी याद नहीं आ रही। राइट, हेपेटोरीनल एंगल लिखा हुआ है, सप्लीनोरीनल एंगल लिखा हुआ है, पेरिकार्डियम और पेल्विस, इसमें तो यही लिखा हुआ है। पैराकोलिक गटर्स नहीं लिखे हुए। चलो मैं ये देख के बताऊंगा आपको, मैं ग्रुप में भेज। स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस याद होगी। स्ट्रेंथ तो काफ़ी सारी याद आ ही जाएंगी, वीकनेसेस लिखना मुश्किल है इसकी, ठीक है। लो या स्लो उसकी लर्निंग कर्व है, ठीक है। ऑपरेटर डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन है, बाद में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता उसको। और रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन चार आप लिख देंगे। अब 55-year-old फीमेल इज planned for adjuvant chemotherapy after MRM for invasive ductal carcinoma breast. What do you know about adjuvant chemotherapy? जी, adjuvant क्या होती है?
एडजुवेंट जो आफ्टर द सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है। कीमो भी वही, रेडियो भी, दोनों में यूज़ हो सकता है एडजुवेंट। और अगर पहले दी जाए तो न्यू एडजुवेंट होता है। क्या प्रिंसिपल होता है आफ्टर द सर्जरी देने का, मतलब क्या एडवांटेज होगा? आफ्टर द सर्जरी आप बाबा लैपटॉप वाला ऑन कर देता हूँ। आफ्टर द सर्जरी जो है वो साइज रिड्यूस करके आपने क्या करना है, आपने निकाल दिया उसका जो मेजर साइज था। जो रेजिडुअल डिजीज होगी आपने उसको कम करना है, ठीक है। और रिकरेंस है या मेट्स हैं अगर कोई, तो उनको ट्रीट कर लेना आपने, ठीक है। जो न्यू एडजुवेंट होगी उसमें ये होगा, न्यू एडजुवेंट जो होता है वो डाउन स्टेजिंग के लिए यूज होता है। यानी अगर एक ऑपरेबल नहीं है ट्यूमर ऑपरेटेबल, तो उसको आप डाउन साइज करना चाहते हो, छोटा करके उसको फिर निकालना चाहते हो, तो फिर आप न्यू एडजुवेंट कर दोगे। कोई नहीं, खैर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंबाइंड थेरेपी तो आते ही होंगे। क्या माइंड में होना चाहिए आपको कंबाइंड थेरेपी देने से पहले? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए, साइड इफेक्ट प्रोफाइल डिफरेंट होनी चाहिए। एक ही ऑर्गन के ऊपर साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, वरना कम्युलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होना चाहिए उनका। और बाकी ये टर्म्स हैं, स्पेशल कोऑपरेशन वगैरह, ये जो है वो आपने कर लेनी है। ये भी बेले में टेबल दिया हुआ, आई थिंक ये आपने दस कर लिया। बाकी डोगर में भी लिखी हुई, ठीक है। कोई चीज़ समझना ही आई भी हो इसमें से 2019 एनुअल में से? पेज खुद ढूंढो, कौन सा है, कौन से पेज नंबर पे। बुक खोलने की जहमत फरमाएं और उसको खोलें और उसमें से पेज ढूंढें। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्नोसिस इसका था डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ एक्सिलरी और सबक्लेवियन वेन। 153 डोगर। थैंक यू बुशरा।